अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदीब ऑनलाइन के एक और प्रोग्राम और एक और किताब तबसरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, होता यूँ है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो उसकी ज़िंदगी पर बहुत अनमिट नक़ूश छोड़ते हैं और हम में से अक्सर अफराद की ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल किस्म की ज़िंदगी होती है, लेकिन बाज़ अफराद की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो नाकाबिल यकीन भी होते हैं और नाकाबिल फ़रामोश भी होते हैं। तो आज हमारे साथ कैप्टन काज़िम मौजूद हैं। हम इनसे आपका तारुफ़ कराएंगे और इनकी किताब के बारे में और इनकी लाइफ के बारे में और उन वाक़यात के बारे में हम कुछ आपको बताएंगे कि जो इनके साथ पेश है। अस्सलाम वालेकुम काज़िम भाई, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो काज़िम भाई, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपनी कैरियर के बारे में और अपनी एक ब्रीफ अपने बारे में बताइएगा। जी फजल भाई, मैं पिछले तकरीबन कई सालों से मर्चेंट नेवी से मुंसलिक हूँ और अपनी पाकिस्तान में ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने पाकिस्तान मर्चेंट नेवी ज्वाइन की थी एज ए डेक कैडेट 1995, अर्ली मंथ्स ऑफ 1995 में। उसके बाद जो कैडेटशिप की अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर जिसको हम कहते हैं कैडेट, डेक कैडेट, 36 to 39 मंथ्स ट्रेनिंग पीरियड होता है। वो 39 मंथ्स मैंने जहाज़ों पे एज ए कैडेट सेल किया और उसके बाद फिर मैंने इंग्लैंड से फर्स्ट लाइसेंस जो मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स का होता है, थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर, वो एग्ज़ाम्स मैंने पास किए थे 1999 एंड 2000 में। उसके बाद फर्दर मैंने मज़ीद उसके अंदर एडवांस किया और चीफ़ ऑफिसर जो सेकंड इन कमांड जहाज़ के होता है, उस मैंने चीफ़ ऑफिसर का एग्ज़ाम पास किया और उसके बाद फाइनली कैप्टन जो जहाज़ की कमांड होती है उसका लाइसेंस मैंने लिया और तकरीबन 13 से 14 साल में मर्चेंट नेवी में सेल करता रहा हूँ। दुनिया की मुख्तलिफ़ कंपनियों में, इटालियन थी, तुर्किश थी, ब्रिटिश कंपनी थी, ईरानी थी, इंडोनेशियन कंपनी, काफ़ी कंपनीज़ में सेल किया है 30 to 14 ईयर्स कंटिन्यूसली until I reached to the captain। और उसके बाद 2007 लेट में मुझे मौका मिला है कि मैं मर्चेंट नेवी सेलिंग प्रोफेशन को छोड़ के मर्चेंट नेवी में ही शोर प्रोफेशन ज्वाइन कर लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैंने मरीन पायलट सिंगापुर में मुझे ऑप्शन उसका हुआ था कि मैं ज्वाइन कर लूँ। तो मैंने 2008 में सिंगापुर में एज ए मरीन हार्बर पायलट ज्वाइन किया था। उसके बाद 10 साल में सिंगापुर में हार्बर पायलट रहा और तकरीबन 2018 में 10 साल बाद वहाँ के एक्सपीरियंस के साथ मैं दुबई शिफ्ट हो गया 2018 जनवरी में। और जब से अब तक मैं दुबई की जो पुरानी पोर्ट है, पोर्ट राशिद, या उसकी नई पोर्ट है जबल अली पोर्ट, जो इस वक्त दुनिया में नंबर 9th रैंक पे है, और दुबई हार्बर एक नई क्रूज़ वेसल पैसेंजर शिप्स के लिए नया अभी पिछले साल ही खुला है। और इत्तफाक है कि वो भी परवरदिगार ने मुझे वो ऑनर दिया कि उसका पहला जहाज़ मैं ही वहाँ लेकर आया था, फर्स्ट पैसेंजर शिप। तो तकरीबन 15 साल हो रहे हैं मुझे ये मरीन पायलट से मुंसलिक हुए हुए। तो करीब 30 ईयर्स का ये सफ़र हो गया है कि मैं मरीन लाइफ से कनेक्टेड हूँ और अभी भी मरीन पायलट जॉब कर रहा हूँ दुबई में। अच्छा नाज़रीन, इस किताब के बारे में भी काज़िम भाई से बात करते हैं। अच्छा, इस किताब, जब मैंने ये किताब पढ़ी और जितने लोगों ने भी ये किताब पढ़ी है, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। और ये इतनी एडवेंचरस किताब है क्योंकि एक सच्ची आपबीती है और इसमें जो वाक़यात हैं इस तसलसल के साथ हैं और इतने लर्ज़ा खेज़ वाक़यात हैं कि शायद आपको किसी नेटफ्लिक्स की एडवेंचर मूवी में भी वो वाक़यात उस तरह से ना मिले। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ। मैं आपका तजस्सुस यहाँ पे स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन मैं मुख्तसरन पूछूंगा काज़िम भाई से कि जो वाक़यात इसमें पेश आए आप उसको अगर इन अ नटशेल बयान करें तो कैसे बयान करें? जी बिल्कुल फजील भाई, समझे इस वाक़े को हुए हुए आज से तकरीबन 23-24 साल हो रहे हैं। 1998 23 दिसंबर 1998 को मेरा जहाज़ हाईजैक हुआ था सोमालिया में और तकरीबन 136 दिनों के बाद हम वहाँ से रिलीज़ हुए थे 7 मई 1999। 24 साल इस वाक़े को गुजरे हुए हो गए हैं, मगर मुझे लगता है ऐसे कल सा है। और उसकी वजह वो 136 दिन हैं जो हमने उस कैद-ओ-बंद की सोबतों में गुजारे थे
कि मैं क्या, मेरे ख्याल में मेरे साथ वहाँ हम 10 पाकिस्तानी थे और 6 और नेशनलिटीज़ थी। वो तमाम लोग भी इस वाक़े को कभी अपनी मेमोरीज से कभी नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि वो वाक़या बजाते खुद एक बहुत बड़ा असर लेकर हमारी मेमोरीज पे हावी हो गया था और हमेशा रहेगा। मैं यहाँ अपने देखने और सुनने वालों को सिर्फ यही कहूँगा कि वो तमाम हजरात जो इस मेरीन इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं, अटैच हैं, इस प्रोफेशन को जानते हैं, उनके लिए तो ये किताब एक बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का बाइस ही होगी, क्योंकि वो इस किताब के अंदर वो तमाम मेरीन टर्मिनोलॉजी जो लिखी गई है वो बआसानी समझेंगे। काफ़ी लोगों को लोग जानते हैं जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि उनका जहाज़ पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया और वो चंद दिन या चंद महीने कैद में रहे पायरेट्स के। मगर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मुझे तकरीबन 30 साल हो रहे हैं इस प्रोफेशन में, मेरे बड़े भाई भी इसमें हैं, उनके भी दोस्त अहबाबों को जानता हूँ, किसी और ग्रुप का मैंने ऐसा नहीं सुना कि वो डे 1 जहाज से उतार के उसको जंगल में ले गए हों। ज़्यादातर लोगों के साथ यही हुआ है कि वो जहाज पे रहे अनटिल अनलेस किसी ना किसी ने उनके लिए रैंसम पे किया है, तावाद दिया गया है उनका, और वो हाईजैक से रिलीज हो गए उस प्रिजन से। काफ़ी लोगों से मैं खुद जानता हूँ, मुलाकात है कि वो 15 दिन, कोई 1.5 महीना, 1 महीना, मगर वो थे अपने जहाज के ऊपर ही, वो उसी बिस्तर पे सो रहे थे जहाँ पहले सो रहे थे, वो उसी मेस पे खाना खा रहे थे जहाँ पहले खा रहे थे प्रिजनर बनने से पहले। हमारा इंसिडेंट मेरे ख्याल में शायद वो अनोखा इसलिए है कि हम वो वाहिद शायद जहाज बदनसीब था कि हमें वेरी फर्स्ट डे वो जहाज से उतार के जंगल में ले गए, और हमारे पूरे 136 दिन जो इस किताब में हैं, 136 डेज इन द प्रिजन ऑफ सोमालिया, वो पूरे जंगल में गुजरे हैं कि हम रेत के ऊपर सोते थे, ना बिस्तर था ना तकिया था, जानवरों से लड़ते थे, रात को सांप आ जाता था। वो एक बजाते खुद बहुत बड़ा सस्पेंस है। और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें कोई सस्पेंस मैंने या राइटर मेरे जो मरहूम हैं सगीर साहब, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत से जगह दे, उन्होंने कोई सस्पेंस क्रिएट नहीं किया है। जो वाकयात मनोअन हुए हैं वैसे ही बयान कर दिए गए हैं, और शायद यही इस किताब के अंदर इंटरेस्ट जो लोगों ने लिया है उसकी वजह यही है कि बिल्कुल सच है। मैं ये बात बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि एक राई के दाने के बराबर भी ना इस किताब में हमने कोई इजाफा किया है। शायद कभी तो रह गई हो, कुछ भूल गए हो आप छोटी मोटी बातें, मगर इंटेंशनली इसके अंदर कोई एक राई के दाने के बराबर भी हमने इजाफा नहीं किया है कि किताब सस्पेंस बन जाए। मेरा ना मकसद ये था कि मैं लोगों को कोई एक नेटफ्लिक्स जैसा आपने नाम दिया है, कोई मैं कोई एडवेंचरस कोई स्टोरी दे रहा हूँ। मेरा इस किताब को लिखने का जो पहला एडिशन आ गया है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अदीब ऑनलाइन के तवस्सुत से मजीद इस किताब को आगे ज़िंदगी मिलेगी। मेरा मकसद ये था कि आप बीती लोगों तक पहुँचाऊँ, और वो बिल्कुल सच पर मबनी है, और यही वजह है कि लोगों का इसमें दिलचस्पी पैदा हुई है और लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। तो वो तमाम मेरे हजरात जो इस प्रोफेशन से मुताल्लिक हैं वो यकीनन इसको पढ़ के ज़रूर महसूस करेंगे इस किताब को अपने अंदर तक, क्योंकि वो इस प्रोफेशन से अटैच हैं, कनेक्टेड हैं। शायद किसी न किसी आदमी के बारे में उन्होंने सुना हो या मेरे ही हादसे के बारे में सुना हो, और उनको उसकी डिटेल्स इसमें मिलेगी जो ज़ाहिर है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड वो तमाम हजरात जो बेचारे इस प्रोफेशन से नावालिग हैं, उनको इसके बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है, उनके लिए भी इस किताब को इतने सगीर साहब मरहूम ने इतने सादा और आसान ज़बान में बयान किया है कि एक नॉन प्रोफेशनल मरीनर जिसको मेरीन इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज का पता भी नहीं होगा, वो भी इस किताब को पढ़ के कोई परेशानी या कोई दिक्कत महसूस नहीं करेगा कि इस प्रोफेशन को समझने के लिए उसे कोई तकलीफ हो। ये कहानी आसानी उसकी समझ में आ जाएगी, और ये मेरा यकीन से दावा है कि इस किताब को जो शुरू करता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ रीडर्स ने मुझे यही फीडबैक दिया है कि काज़िम भाई किताब शुरू कर दी है तो सुबह के 5 तो बज गए मगर किताब छोड़ने का दिल नहीं किया है। उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं जिनको सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना था, मेरे रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनकी बेगमात हैं, कि काज़िम भाई किताब इतनी दिलचस्प लगी है कि सुबह के 5 तो बज गए मगर किताब दूसरे दिन छोड़ने के लिए दिल राज़ी नहीं हुआ। और ये वजह सिर्फ मैं बताते खुद यही समझता हूँ कि किताब के अंदर जो सच्ची कहानी अपनी है, अपने अंदर खुद एक बहुत बड़ा मोजा लिए हुए कि आदमी जब उसको पढ़ना शुरू करता है उसके अंदर तजस्सुस पैदा होता है कि आगे क्या हुआ। तो मैं रीडर्स को सिर्फ यही कहूँगा कि कहानी पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं क्या आपसे बयान कर रहा हूँ।
अच्छा, इसमें नाज़रीन मैं ये कहना चाहूँगा कि वही चीज़ जो काजिम भाई ने कही कि बहुत सारे लोगों के साथ इससे मिलते जुलते वाक़यात हुए। कुछ लोग कम इस कैफियत से गुजरे, कुछ लोगों ने कैद में ज़्यादा अर्सा गुजारा, लेकिन एक तो जो यूनिकनेस इन्होंने उसकी बताई कि पै दर पे जो वाक़यात का तसलसल है वो वाकई आपकी दिलचस्पी बरकरार रखता है। दूसरी चीज़ ये कि समहाउ इनके साथ ऐसे वाक़यात हुए कि ही वॉज एबल टू डॉक्यूमेंट द बुक। और ज़रूर मैं ये सगीर ज़ैदी मरूम साहब को क्रेडिट दूंगा, और आपकी उनसे मुलाकात होना और उनका इसमें इंटरेस्ट जाहिर करना और इस किताब को डॉक्यूमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा काम हो गया है। और ये तमाम क़ारीन के लिए, मैं कहता हूँ उर्दू पढ़ने वालों के लिए, किसी नेमत से कम नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं फसी भाई। इस वाक़े को जब से ये मैं रिलीज़ हुआ था और मैं इन याददाश्तों को किताब की शक्ल देना चाहता था, मेरी बड़ी कोशिश रही, मगर ज़िंदगी की मसरूफियात ने ना वो मुझे मौका दिया। और जब मौका मिला तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये किताब लिखना या इस याददाश्तों को किताब की शक्ल में लाना कोई आसान काम नहीं है। तकरीबन 20 साल बाद ये किताब, ये याददाश्त, ये वाक़यात किताब की शक्ल में पब्लिश हुए 2018 जुलाई में। और सगीर मेहदी ज़ैदी साहब मरहूम का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने बहुत मेहनत की इसके लिए। तकरीबन 1.5 साल मुझे इसकी कहानी को उनको सुनाने में लगा था जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी। उसके बाद उन्होंने इसको कलमबंद किया, उसके बाद उसमें तकरीबन 1.5 साल लगा, और फिर तकरीबन 1 साल मुझे इसकी प्रूफ रीडिंग और ईमेलिंग टर्मिनोलॉजीज के अंदर प्रॉपर फीडिंग करने का टाइम लगा। उसके बाद ये वाक़यात किताब की शक्ल तक पहुँचे हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सगीर साहब की शक्ल में एक ऐसा ज़रिया मुझे मिला कि जिसने इस बरसों पुराने ख्वाब को मेरे पाए तकमील तक पहुँचाया और मैं इसको किताब की शक्ल में ला सका। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, आप देख भी रहे हैं, ये इस किताब का पहला एडिशन 2018 में ये शाया हुआ था, और अब ये किताब अदीब ऑनलाइन की डिजिटल लाइब्रेरी में शाया हुई है। और बहुत जल्द अदीब ऑनलाइन के ही बैनर तले इसकी रिवायती अशात का भी एहतमाम किया जाएगा, और वो सारी मालूमात आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस से मिलती रहेगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, आप काजिम भाई ने कहा कि इस किताब में किसी किस्म का कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन हमने इसमें एक इजाफा क़ारीन की सहूलत के लिए ये किया है कि जितने लोगों का इसमें ज़िक्र है उनकी तस्वीर के साथ इस किताब के आखिर में उनका इंफरादी तारुफ और उनका जो किरदार इस पूरी कहानी में रहा है वो हमने उसमें बयान किया है, ताकि आप लोगों को वो रिलेट करने में, वो समझने में आसानी रहे। प्लस अभी हमारा इरादा ये है कि इस किताब में हालात और वाक़यात की मुनासिबत से कुछ स्केचेस भी शामिल किए जाएंगे, ताकि उससे पढ़ने का लुत्फ़ जो है वो दुबारा हो जाए। अच्छा काजिम भाई, ये जो सी जोहाना तक पहुँचने के जो हालात बने वो उसको थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। और क्या आपको लगता है कि मतलब ये कुछ कुदरत की तरफ से कुछ ये इस तरह के हालात बने कि मतलब आपको उधर जाना पड़ा और आपको ये जॉब एक्सेप्ट करनी पड़ी? जी बिल्कुल फसी भाई, मतलब जो मेरी किताब का पहला चैप्टर है, इसका नाम मेरा ख्वाब है, उसमें काफ़ी तफसील है इस चीज़ की। जैसे मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया है कि 39 मंथ्स रिक्वायर होते हैं। उस ज़माने में होते थे। MCA इंग्लैंड की मैरीटाइम कोस्ट गार्ड एजेंसी वो अथॉरिटी है जो हमें लाइसेंस इशू करती है। एंड UK लाइसेंस इट इज़ एंड प्रॉब्ली इट विल रिमेन नंबर 1 इन द वर्ल्ड, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही जो हैं वो इसके पायनियर्स में शुमार होता है उनको, और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो 39 मंथ सी टाइम रिक्वायर्ड था, और मैंने इसका किताब के पहले चैप्टर में भी थोड़ा मुख्तसर जिक्र किया है कि मेरे तकरीबन 32 महीने 32 मंथ्स कंप्लीट हो गए थे। मुझे अभी भी 7 महीनों की ज़रूरत थी टू कंप्लीट माय सी टाइम, ताकि मैं MCA के अंदर अप्लाई कर सकूं, कॉलेज अटेंड कर एग्ज़ाम देने की, कि पहला लाइसेंस हासिल कर सकूं। मगर वो 7 महीने कंप्लीट होने से पहले ही जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था, IRISL इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइंस का वो मैनेजमेंट थी पाकिस्तान में, उस कंपनी ने पाकिस्तान से मैनेजमेंट जहाज़ वापस ले लिए और वो खुद चला रहे थे, ईरानी या कुछ दूसरे यूरोपियंस को दे रहे थे। तो वो जिस मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू में जा रहा था वो कंपनी बंद हो गई। तो उसके लिए मुझे अभी 7 मंथ्स और रिक्वायर्ड थे, और वो मैं चाह रहा था जितने जल्दी अपना टाइम पूरा करके इम्तिहान दे दूँ, ताकि आप सर्टिफाइड ऑफिसर बन जाएंगे तो फिर आपकी मार्केट वैल्यू होगी। वो वजह थी वो 7 महीने कि मुझे ये जहाज़ की ऑफ़र हुई। बाकी आपकी जो दूसरा हिस्सा है सवाल का कि क्या कुदरती तौर पर कुछ ऐसे हालात बने, बिल्कुल ये मेरे नसीब में लिखा था, या वो मेरे तमाम साथी किस क्रू जो सी जोहाना में थे
हमारे नसीब में ये परवरदिगार ने एक टेस्ट लिखा हुआ था जो बहुत टफ था कि हम लोग उस फेज से गुजरे हैं, उन 136 कैद के दिनों को गुजारें, तमाम तकालीफ को बर्दाश्त करें। और यही वजह थी कि मैं उस जहाज़ तक पहुंच गया। इवन उस जहाज़ पे पहुंच के भी किताब में जिक्र किया है मैंने कि जो कप्तान और हमारे चीफ इंजीनियर थे एक्चुअल, जो हमारे साथ फ्लाई करके पाकिस्तान से गए थे तंजानिया दारुस्सलाम जहाँ हमने जहाज़ ज्वाइन किया था, वो वहाँ से जहाज़ को नॉट सी वर्दी कह के उतर गए थे। उन्होंने कहा ये जहाज़ सी वर्दी नहीं है, जहाज़ समंदर के काबिल नहीं है, इट्स वेरी डेंजरस फॉर हर टू सेल। जो उसकी कंडीशन थी फिज़िकल कंडीशन की वजह से, लेकिन मजबूरी थी मेरी कि मुझे 7 महीने पूरे करने थे। अभी मैंने किताब में भी जिक्र किया है, मैं उस पर रुक गया और फाइनली वी एंड अप इन द प्रिजन ऑफ सोमालिया। अच्छा, इससे जुड़ा एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। जो आपने भी सी वर्दी का लफ्ज़ यूज़ किया, तो अब जैसे जो आपके सीनियर अरकान थे उन्होंने कहा ये जहाज़ सी वर्दी नहीं है, तो उस जहाज़ को वो परमिशन कैसे मिली? कोई बॉडी होती है जो कि उसको डिसाइड करती है? बिल्कुल, एक जहाज़ का अपना फ्लैग स्टेट होता है जहाँ पे जहाज़ रजिस्टर्ड होता है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जहाज़ होता है उसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है किसी एक कंट्री में। उस कंट्री को फ्लैग स्टेट कहते हैं। उस कंट्री की जो मरीन अथॉरिटी है वो फ्लैग स्टेट अथॉरिटी कहलाती है। वही उस जहाज़ को तमाम सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। बहुत सर्टिफिकेट्स होते हैं जहाज़ के, डजन्स ऑफ उसके हिसाब से होता है। और वो जहाज़ क्योंकि तंजानिया दारुस्सलाम में खड़ा हुआ था, सी जोहाना 3 साल से लेड अप, पिछला ओनर उसको छोड़ के चला गया था क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस और पेनल्टी भी लग गई थी जो जहाज़ की वैल्यू से ज़्यादा थी। सो ही जस्ट गेव इट अप। और एक दूसरा ब्रिटिश ओनर था, एक्चुअली इंडियन नेशनल था वो, लेकिन ब्रिटिश नेशनल थे वो, शब्बीर हुसैन रंगवाला। किताब में उनका तफसीली जिक्र है। उन्होंने उस जहाज़ को वहाँ पर पोर्ट की बिट में ख़रीदा था। और अफ्रीका था, ईस्ट अफ्रीका, आपको पता है अफ्रीका का आज भी जो हाल है, आज से 23-24 साल पहले उससे भी शायद बुरा था कि वो तमाम अथॉरिटीज़ को पैसे दे के आप सर्टिफिकेट्स और उसकी जो है ना वो सी वर्दीनेस को कर सकते हैं। वो यही उस जहाज़ के साथ किया गया था ओनर ने कि उसने किसी तरह से उस जहाज़ को इजाज़त ले ली थी। आज के दौर में भी ये होता है कि जहाज़ में प्रॉब्लम आ जाए और वो फ़ौरन के फ़ौरन सही नहीं हो सकती है, तो कुछ टाइम फ्रेम देकर कहते हैं भाई 3 मंथ्स आपको हम टाइम दे रहे हैं कि आप 3 महीने में ये जहाज़ की प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। शायद ऐसा कुछ उन्होंने किया, उसकी मुझे डिटेल नहीं पता है, लेकिन अफ्रीका से उस जहाज़ के निकलने की इजाज़त देना इस बात का सबूत था कि वहाँ अथॉरिटीज़ इतनी पावरफुल नहीं थी और ब्राइब देकर या किसी भी और तरीके से इस तरह से उस जहाज़ को उन्होंने इस काबिल करवा लिया था कि वो सी वर्दी कहलाया जा सके, जो कि दरअसल था नहीं। अदरवाइज जो आप बता रहे हैं कि उसकी कंडीशन जो आप लोगों ने भी देखी वो इस काबिल बिल्कुल नहीं थी। मतलब वो वहाँ दारुस्सलाम से गुजरात, इंडिया गुजरात, जैसा मैंने किताब में भी जिक्र किया है। और मतलब जो इस इंडस्ट्री से अटैच लोग हैं, मेरे कोलीग्स, मेरे सीनियर जूनियर या मेरे साथी, वो तमाम उस किताब के अंदर वो चीज़ पढ़ के ज़रूर हंसेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जहाज़ 1 नॉट कर रहा था। नॉर्मल जहाज़ों की स्पीड 10-11 नॉट तो होती है कम अज़ कम। बहुत ख़राब होते हैं उनकी स्पीड 7-8 नॉट होती है, जिस पर कहा जाता है कि भाई ये 7-8 नॉट्स करने वाला। और इन जहाज़ों को फिर क्रॉस ओशन नहीं करवाते हैं कि ना इनको आप अटलांटिक क्रॉस करवा रहे हैं या वो पैसिफिक क्रॉस कर रहे हैं, उनको छोटे पैसेजेस में रखा जाता है करीब करीब में, इनकी स्पीड इतनी है ही नहीं। ये जो आपका था ये बेसिकली इंडियन ओशन क्रॉस कर रहा है। आप ईस्ट अफ्रीका से तंजानिया दारुस्सलाम से हम निकले थे, हम मोम्बासा गए थे कीनिया, वहाँ से हमने सोडाइश लोड किया था 10,000 टन। वो भी एक इसके अंदर जो है ना वो मजीद उस जहाज़ को ओवरलोड कर दिया गया था। उसकी वजह ये कि ओनर उस जहाज़ को खाली लेके इंडिया जा क्यों रहे थे, रिपेयर के लिए जा रहे थे। विच आई बिलीव कि उसने अथॉरिटीज़ को कहा भाई मैं इसको इंडिया ले जा रहा हूँ, अफ्रीका में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि जहाज़ की रिपेयर इतनी बड़े पैमाने पे हो सके, और उसने उसी लिए वो इजाज़त लेकर उसको इंडिया ले जाना था खांडला, कि वहाँ जाके उसको जो है ना उसकी ड्राई डॉक कहलाता है जहाज़ को, उसको डॉक पे खड़ा करके उसकी पूरी रिपेयर मेंटेनेंस होती। लेकिन वहाँ हम पहुँच ही नहीं सके और ज़ाहिर है वहाँ जाके खर्चा करना था जहाज़ पे, तो उन्होंने नहीं सोचा होगा खर्चा करने से पहले कुछ कमा लो, एक कार्गो जो है वो लेकर मैं उस पर कुछ प्रॉफिट वगैरह बना लूँ ताकि मेरा भी कुछ खर्चा कम हो जाएगा। ये वजूहत होगी, इसके वजह कार्गो लूट करवाया था। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जहाज़ जिन्होंने ख़रीदा था उनका उन्होंने जिक्र किया शब्बीर हुसैन रंगवाला, तो उनका किताब में जिक्र मुख्तसरन है, लेकिन वो ज़रूर पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और उनका एक डायलॉग तो ऐसा है जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, बिल्कुल एक फिल्मी डायलॉग की तरह है
कि जब इन लोगों को यरगमाल बनाया गया और जब उनसे रैंसम का मुतालबा किया गया तो उनका क्या जवाब था, ये आप किताब में पढ़िएगा।